चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। सर फ्रॉड नाम का टॉपिक जो है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे। सबसे पहले छोटा सा एक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं कि सर जब हमने यहाँ पे बात की फ्रॉड के बारे में, तो हमने कहा कि सर फ्रॉड के बारे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो बताई गई कहाँ पे, सेक्शन नंबर 17 के अंदर। और क्या कहता है भाई साहब, कोई भी चीज़ के बारे में अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया होगा और अगर वो आपने जानबूझ के किया होगा, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ फैक्ट नहीं है, आपको पता है कि सच्चाई जो है जो आपने बोला है उसके जस्ट विपरीत है, जस्ट अपोजिट है, फिर भी आपने वो स्टेटमेंट सामने वाले को दिया ताकि सामने वाला बंदा आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर ले और आप उस चीज का गलत फायदा उठा सको। ध्यान से सुनिएगा, इंटेंशन आपका क्या है यहां पे कि आप उस चीज का गलत फायदा जो है वो उठाना चाहते हैं, किसी के साथ में धोखा आप करना चाहते हो, या फिर आपने ये काम को करने के लिए अगर क्या किया है, फैक्ट्स को जानबूझकर छुपाया है, तो उससे नाम क्या दिया गया, बोले फ्रॉड कहा गया भाई साहब। ठीक है, बोले ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में एक सवाल ये आया कि सर क्या अगर मैं चुप रहता हूं तो चुप रहने को भी फ्रॉड कहा जाएगा क्या? तो बोले नहीं भाई साहब, अगर बेसिक रूल के बारे में आप बात करते हो तो साइलेंस रहना इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू फ्रॉड। साइलेंस रहना जो है वो कभी भी फ्रॉड नहीं कहलाते। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पे आपकी ड्यूटी है ना कि आपको बोलना जरूरी है, अगर उस केस में आप साइलेंट रहते हो तो फ्रॉड कहलाएगा भाई साहब। राइट, जहां पे बोलना आपकी जिम्मेदारी थी, जहां पे बोलना आपकी ड्यूटी थी, अगर वहां पे बोले आप साइलेंट रहते हो ना, तो ऐसे केस में उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोले फ्रॉड कहा जाएगा। ठीक है, और उसका सबसे पहला जो केस है वो अपन ने यहां पे बात करी, नाम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमी फिडी। मतलब सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी सिचुएशन है जहां पे अटमोस्ट गुड फेथ वाली सिचुएशन होती है, वहां बोले आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है कि जितने भी मटेरियल वाले फैक्ट्स हैं, अगर इमटेरियल वाले फैक्ट्स उसके बारे में आपने नहीं बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, मत बताओ। लेकिन जो मटेरियल वाले फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट्स हैं, उनके बारे में आपको चीजें जो है वो बतानी पड़ेगी। वो आप गलत भी नहीं बता सकते, पहले वाली बात, और दूसरी बात छुपा भी नहीं सकते, चुप भी नहीं रह सकते। वहां पे बोले आपको चुप्पी जो है वो तोड़नी पड़ेगी और चीजों के बारे में आपको सच्चाई जो है वो बतानी पड़ेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। और हाँ, फिर हमने ये भी कहा कि अगर आप अटमोस्ट गुड फेथ वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो कुल मिला के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? सब बोले ऐसे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कौन से हैं? सबसे पहले इंश्योरेंस वाले की बात की थी, दूसरा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की बात की थी, तीसरा सर बोले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके बारे में बात की थी, चौथा सर जो फैमिली सेटलमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, और पांचवा कंपनी में जो शेयर्स को अलॉट किया जाता है उसके लिए जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है उसके बारे में बात जो है वो भी हमने करी। 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसमें कि अटमोस्ट गुड फेथ जो है वो रहता है, और यहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मटेरियल फैक्ट्स के बारे में सारी बातें आप बताएंगे और वहां चुप नहीं रह सकते। राइट, लेकिन इसके अलावा अगला जो पॉइंट आपका आता है दैट इज व्हाट, सो बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, उनके बीच में एक पार्टनरशिप है। ठीक है, एक पार्टी है जिसका नाम है ए, दूसरी पार्टी है जिसका नाम है बी। दोनों पार्टीज ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि चलो बोले अपन ना कोई तो भी काम करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर काम करोगे तो काम करने में आपका खर्चा भी लगेगा और काम करने में आपको इनकम जो है वो भी जनरेट होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये दोनों लोगों के बीच में जब पार्टनरशिप हुआ है तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जो चीज एक्चुअल में होगी वो बोले आपको इससे बतानी है, जो आपने एक्चुअल में किया होगा, और जो चीज एक्चुअल में इसने किया होगा वो बोले आपको इसको बतानी है। किसी भी टाइप का कोई छुपाने वाला काम एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, किसी टाइप का कोई फ्रॉड होना नहीं चाहिए। सो कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि अगर खर्चे की बात की जाए, सब बोले ए नाम का बंदा है 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, लेकिन क्या बताएगा, अरे बोले मैंने तो 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, और 400 रुपए क्या करेगा, गबन कर लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले कोई काम करने की वजह से जो इनकम हुई वो बोले 1000 रुपए की हुई, लेकिन बताएगा क्या 800 रुपए की इनकम हुई है, और 200 रुपए जो है वो अपने जेब में डाल लेगा। अरे वेट ना पॉइंट। तो ऐसे वाले जो काम है ना वो बोले आपको कतई नहीं करने हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक बात और भी है क्या कि सर अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो पार्टनरशिप को आप स्ट्रिक्ट सेंसेस के अंदर ये नहीं कह सकते कि यहां पे ये अटमोस्ट गुड फेथ का कोई भी हिसाब किताब आता है। आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे किसके बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, लेकिन
और ऐसे क्यों नहीं बोल पाएंगे? इट इज बिकॉज एवरी पार्टनर इज नॉट अंडर द ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विच एग्जिस्टेड बिफोर द पार्टनरशिप। ऑब्वियसली बात है ना भाई साहब, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर बोले दो पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप हो रहा है, अब ये पार्टनरशिप करने के पहले ए नाम का बंदा कहां काम करता था, किसके साथ में काम करता था, या उसकी पर्सनल लाइफ क्या थी, उसके बारे में क्यों बताऊं भाई? मैं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये इवन मैं प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी किसी और को क्यों बताऊं, भले ही वो आगे चल के मेरा पार्टनर बन रहा होगा। लाइफ पार्टनर थोड़ी बन रहा है, बोले अपने बीच में पार्टनरशिप हो रही, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया कि दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, स्ट्रिक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमी फिडी। बट अगर बोले आप यहां पे बात करते हैं किस चीज के बारे में, नॉर्मल पार्टनरशिप होने के बाद के बारे में, तो दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द गुड फेथ टू ईच अदर। आगे बोले काम जो अपन करेंगे ना वो ईमानदारी से करना, ठीक है। देयरफॉर दे आर अंडर ड्यूटी टू गिव द ट्रू अकाउंट एंड इंफॉर्मेशन टू द फर्म ऑन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग इट। ये समझ में आया? मतलब खर्चा जो हुआ होगा वही बताने का है, इनकम जो एक्चुअल में आपके पास में आई होगी उसी के बारे में बताना है, कुछ भी उसके बारे में झूठ आपका होना नहीं चाहिए। ये बात को ध्यान में रखिएगा। समझ में आया? बोले ठीक है सर। अगला आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर याद कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में पूरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मैंने आपको बताया था कि देयर कैन बी अ पर्सन कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर, देयर कैन बी अ पर्सन कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर को लोन देता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो श्योरिटी नाम का बंदा होगा वो क्या दे, वो गारंटी प्रोवाइड करे। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, अगर क्रेडिटर जो है उसने प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया, कितने का लोन दिया? सब बोले 10 लाख रुपए का लोन दिया। गॉट द पॉइंट? और प्रिंसिपल डेटर ने इस गारंटर को कहा कि अरे सुनना यार प्लीज तो इसको जाके गारंटी दे के आएगा क्या? बोले कितने की गारंटी है? बोले 10 लाख की गारंटी है। 10 लाख रुपए अगर मैं नहीं पे कर पाया, उसका कोई भी हिस्सा अगर मैंने पे नहीं किया, तो ऐसे केस में तुम चुका दोगे। बोले अच्छा ठीक है। तुम्हें कितना टाइम दिया उसने पेमेंट करने का? तो ये ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में क्रेडिटर ने जो इस बंदे को टाइम दिया है पेमेंट करने का, वो दिया है 5 साल का, ठीक है। लेकिन ये जो बंदा है इसने क्या बताया? बोले अरे उसने ना मेरे को 10 साल का टाइम दिया है कि अगर 10 साल में मैंने पैसा वापस नहीं किया तो ऐसे केस में क्या करेगा? जो गारंटर है वो बोले पैसा पे कर देगा, राइट। तो गारंटर ने सोचा कि यार 10 साल अच्छा खासा टाइम पीरियड है, आज बोले उसके पास में शायद पैसा नहीं होगा, लेकिन 10 साल के बाद तो अच्छा खासा पैसा आ ही जाएगा एंड ही विल बी एबल टू पे इट। गॉट द पॉइंट? तो अभी ध्यान से सुनिएगा, श्योरिटी ने इसको गारंटी दे दी, लेकिन क्या मटेरियल फैक्ट्स के बारे में उसको पता चला क्या? नहीं साहब। तो गारंटी का बेस ही खराब हो गया। ये समझ में? अगर सामने वाले बंदे से गारंटी को लिया जा रहा है तो सामने वाले बंदे को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ये समझ में आया? बोले ठीक है। नाउ ये ध्यान से देखिएगा, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर मैं गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूं, द पार्टीज आर अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। सारे के सारे फैक्ट्स जो है ना उनके बारे में क्या करना होगा? बताना पड़ेगा। अ गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग द साइलेंस एज टू द मटेरियल फैक्ट, वो क्या रहेगी? आपकी इनवैलिड होगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? उसके बारे में आप साइलेंस रख सकते हो क्या? बोले नहीं साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो बोले कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज हैविंग द फिड्यूशियरी रिलेशन। सर फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब इसको भी आप नाम दे सकते हैं काइंड ऑफ गुड फेथ का रिलेशन होना, ठीक है। और या फिर उसको आप नाम दे सकते हो क्या? ट्रस्ट वाला रिलेशन होना। सर बोले ऐसे केसेस में जो ट्रस्ट है ना वो ऑलरेडी एज्यूम्ड है सर, वहां पे कुछ भी ये नहीं हो सकता कि झूठ बोला जाए, या फिर ये नहीं माना जा सकता कि वहां पे कोई चीज को छुपाया जाए। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बारे में बात करूं जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हो सकता था, ठीक है, तो वहां पे एज्यूम क्या किया जाएगा कि पिताजी अपने बेटे को जो भी बताएंगे सब सच बताएंगे, उसमें झूठ क्यों बोलेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो। गॉट द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं डॉक्टर एंड पेशेंट के बारे में बात करूं, या फिर अगर मैं सॉलिसिटर एंड क्लाइंट के बारे में बात करूं, तो यहां पे क्या रहेगा? जो भी चीजें रहेंगी वो सच सच बताने वाले हैं, ऐसा बोले उम्मीद करके चलते हैं। अपना क्लाइंट जो होगा, क्या वो अपने एडवोकेट को कोई भी चीज झूठ बोलेगा क्या? और अगर वो झूठ बोलता है तो क्या वो ये उम्मीद कर सकता है कि उसको केस जो है वो जिता के दिया जाए? आंसर इज नो सर। सेम थिंग फॉर द पेशेंट ऑल्सो। अब अगर आपका पेशेंट जो है वो डॉक्टर को सारी बातें सच सच नहीं बताता है, डॉक्टर ने पूछा क्या तुमने कभी दारू पी थी? बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं तो दारू पीता ही नहीं हूं। बोले ये पता नहीं फिर भी क्यों खराब हो रही? बोले किडनी।
समझ में आ रही मेरी बात, राइट? तो यहां पे पेशेंट जो होगा वो डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे मटेरियल वाले जो फैक्ट्स है ना, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए, where the parties stand in the fiduciary relationship, they are also under a duty to disclose all the material facts likely to affect the willingness of the another party. Fiduciary relation is supposed to exist between the parent and child, solicitor and the client, guardian and the ward, trustee and the beneficiary, doctor and the patient, etc. जो अपन ने अंडर इन्फ्लुएंस वाले में पढ़े थे ना, वो सारे के सारे आपके यहां पे भी आ जाएंगे, राइट? तो यहां पे कुछ भी छुपाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन द फैक्ट्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई साहब, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देके चलता हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ना बंदा था जिसका नाम क्या था, ए, और एक बंदा था जिसका नाम क्या था, बी। ए नाम का जो बंदा है उसके पास में एक घोड़ा था, मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं क्योंकि मेरी ड्राइंग जो ना बहुत बेकार है। ए के पास क्या था, घोड़ा था, ठीक है। अब बी नाम का जो बंदा है वो पहुंचता है ए के पास में और ए को कहता है कि सर मैं ना आपको 50,000 रुपए पे करने को तैयार हूं, क्या आप अपना घोड़ा मुझे बेचोगे क्या? ए ने कहा सर यस श्योर, क्यों नहीं। क्या करोगे? बोले घोड़े का, अरे बोले वो रेस वगैरह होती है तो उसमें मैं घोड़ा दौड़ाना चाहता हूं और मैंने आपके घोड़े को देखा, बोले बहुत अच्छा घोड़ा है, बोले अरबी घोड़ा बोले आपका, बोले हाँ वो तो है, ठीक है, बोले मैं 50,000 रुपए में आपको ये बेचने को तैयार हूं। तो बी ने क्या कहा, मैं कल आऊंगा और कल आके ये घोड़ा जो उसको लेके चले जाऊंगा। ए ने कहा सर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए एडवांस के तौर पे और बाकी बचा हुआ 40,000 रुपए जो है ना वो बोले आप मुझे कल लाके दे दीजिएगा और घोड़ा लेके चले जाइएगा, राइट? क्या मैं कह सकता हूं कि यहां हम लोगों ने एक बात पे एग्री कर लिया है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पूरा परफॉर्म करना बाकी है। ये समझ में आया? ये सुन, बोले हाँ सर। अभी ध्यान से सर, आज की जो डेट है जब ये वाला काम हुआ, डेट है आपकी 7 जुलाई, गॉट द पॉइंट। और जब ये वाला काम किया जाएगा, जब ये वाला काम किया यहां पे जाएगा, मान लीजिए कि 8 जुलाई को ये वाला काम जो है वो आपका किया जाएगा, एग्जाम्पल, मतलब पूरा पेमेंट जो है वो किया जाएगा। अब हुआ क्या कि इसके पहले कि 8 जुलाई को ये बंदा ए के पास में आता, 7 जुलाई को ही इस घोड़े को एक सांप ने डस लिया। ओ, ये फिर 8 जुलाई की मॉर्निंग को बी के आने के पहले घोड़े ने क्या किया, उसको डस लिया, सॉरी सांप ने क्या किया, घोड़े को डस लिया, राइट? अब ऑब्वियस सी बात है सर, उसका मरना निश्चित है। अब ये बात के बारे में ए को बहुत अच्छे से पता है कि सांप ने डस लिया है, उसने ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करी, राइट? लेकिन ये फैक्ट के बारे में बी को उसने बताया नहीं। क्या मैं कह सकता हूं कि आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले, फाइनल चीजें होने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने के पहले जो चेंजेस वगैरह आए उसके बारे में आपने बताया नहीं, बोले भाई साहब उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन जो है वो दी ही नहीं, इंटीमेशन आपने दिया ही नहीं सर, राइट? तो ऐसे केस में ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इसको वॉइड किया जा सकता है ये बोल के कि जो भी मटेरियल वाले फैक्ट्स थे उनके बारे में आपको इंटीमेट करना चाहिए था कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। गॉट इट? चलिए, ओके सर, ओके, लेट्स मूव अहेड। ध्यान से देखिए क्या कहता है, इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन इट वाज मेड, घोड़ा एकदम क्या बोलेंगे, प्रॉपर हेल्थ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घोड़ा इज ऑल गुड, ठीक है, ठीक है सर। बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स फॉल्स, सांप ने डस लिया सर, हमने ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन सांप ने क्या कर लिया, उसको डस लिया है बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Thus, in such a case, the party is under a duty to speak and notify the change to the other party. आपको सिर्फ ये बताना है सर, देखिए घोड़े को ना सांप ने डस लिया बोले, ठीक है, इलाज करवा दिया हमने, लेकिन ये फैक्ट आपको मेरे को नहीं पता ये जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। अब हो सकता है मैंने आपको ये फैक्ट नहीं बताया, आप घोड़ा लेके चले गए, घोड़ा लेके आप चले गए हो और वहां पे जब आप रेस करवा रहे थे बीच में ही घोड़ा मर गया, बीच में ही घोड़ा क्या हो गया, वहां पे मर गया, भाई सब नुकसान हो गया आपका। यही चीज के बारे में अगर मैंने आपको पहले बता दिया होता तो शायद आप वो घोड़े को रेस में दौड़ाते ही नहीं, ये शायद आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, राइट? तो ये ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया, अगर फाइनल करने के पहले कोई भी चेंज अगर आता होगा तो उस चेंज के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना होगा, बताना होगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड बाय लॉ
वेयर डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड इट क्रिएट्स अ ड्यूटी टू स्पीक। सर ये नॉर्मल सारे लॉज आगे सर बोले लॉ में कहीं भी किसी भी लॉ में ये बात दी गई है कि आपको चीजों के बारे में बताना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा, बात ही खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि प्रोस्पेक्टस में सारी बातें होनी चाहिए, अगर नहीं रही तो उसे फ्रॉड मान लिया जाएगा। भाई साहब बोला गया ऐसा बकायदा, राइट, तो फिर वो मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कस्टम्स एंड यूसेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर कई बार ऐसा होता है कि कहीं के कुछ लोकल वाले कस्टम्स होते हैं जिनके बारे में जनरली शायद बाहर वाले बंदे को पता नहीं होगा, राइट। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो हमारी कंट्री जो है ना वो विभिन्नताओं में एकता की कंट्री है भाई साहब। अगर आप 100 किलोमीटर दूर जाते हो ना तो वहां पे पानी का टेस्ट और लोगों की लैंग्वेज, लोगों के रहन सहन का तरीका सब चेंज हो जाता है, राइट। तो सर हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और दूसरा जो बंदा है वो कहीं और, मान लीजिए पंजाब में, हरियाणा में, कहीं और पे रहता है, ठीक है। आप वहां गए, उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप गए, सर वहां के लोकल में लैंग्वेज जो है कुछ और यूज किया जाता होगा, वहां के लोकल लैंग्वेज के हिसाब से कोई कस्टम होगा, कोई यूसेज होगा, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा वो चीज के बारे में? मुझे कैसे पता चलेगा वो चीज के बारे में? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि देखिए सर हमारे यहाँ का कस्टम ऐसा है कि अगर आप हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सो एंड सो कंडीशन को क्या करना होगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा सामने से। ये समझ में? कई बार आपको ऐसा पता चलेगा कि अगर आप कोई एक लोकेलिटी में गए तो वहां आपको हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़े वहां के कस्टम के हिसाब से, वहां के यूसेज के हिसाब से जो कई सालों से चला आ रहा होगा। तो ये कस्टम के बारे में बाहर के बंदे को तो पता नहीं होगा भाई साहब, आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और नहीं बताए तो बाद में उसके हिसाब से परफॉर्म करना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा बोल सकता है सॉरी सर मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अगर पहले से पता होता तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाता, तो बंदा क्या कर सकता है, वहां से एग्जिट कर सकता है। ध्यान से, वेयर द कस्टम एंड द यूसेज ऑफ द ट्रेड रिक्वायर्स अ पार्टी टू डिस्क्लोज सर्टेन नोन फैक्ट्स इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू डू सो। आपको बताना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए अगला आता है भाई साहब पॉइंट नंबर 8, क्या? इन केस ऑफ लेटेंट डिफेक्ट। सबसे पहला सवाल है कि सर ये लेटेंट डिफेक्ट जो है वो क्या होता है? ऐसे वाली चीजें, ऐसे वाले प्रॉब्लम जिनको आप नॉर्मल इंस्पेक्शन करने से पता नहीं कर सकते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, मैं अपना मोबाइल फोन जो है वो बेचना चाहता हूं। आपने कहा प्रवीण से कितने का बेच रहे हो? मैंने कहा 20,000 रुपए में ले लो, 20,000 रुपीज, ठीक है। आपने कहा दिखाओ सर फोन, स्क्रैच वगैरह तो नहीं है ना? मैं कहा नहीं स्क्रैच नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, फोन को फिलहाल देख रहे हो, नहीं सर स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। स्क्रीन गार्ड जो है वो भी आपने देखा, प्रॉपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, सब बढ़िया दिख रहा है। आपने कैमरा निकाल के देख लिया कि प्रॉपर फोटो वगैरह आ रही है क्या, कहीं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपने देखा हाँ प्रॉपर आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी बोले फिलहाल आपकी 40% के आसपास की बैटरी है, चलो बढ़िया है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोले 20,000 में मैं लेने को तैयार, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, इंटरनल वाली एक बात मैं आपको बताता हूं फिलहाल, जो कि मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूं। द रीजन बीइंग, अगर मैंने बता दिया तो शायद आप फोन ना लो, राइट। क्या इस फोन की बैटरी जो है ना 40% से 10% आने के लिए 2 घंटे का टाइम लेगी, राइट। लेकिन 10% से 0% जाने के लिए शायद 2 सेकंड का टाइम भी ना ले, राइट। क्या हो जाएगा, फोन सीधा बंद हो जाएगा। अब ये चीज के बारे में क्या आप अभी पता लगा सकते हो क्या 2 घंटे पहले? अगर कोई डिवाइस आपके पास में होगा, कोई सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में होगा, अगर आप क्या बोलेंगे सर्विस सेंटर में जाके अगर पता लगाएंगे तो शायद आपको पता लग जाए। अदरवाइज क्या होगा, जब तक कि 10% पे नहीं आती है आपको ये बात के बारे में पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है सर, आप इंजीनियर नहीं हो सर, आपको मोबाइल के बारे में मैकेनिकल जो नॉलेज होगी वो नहीं है आपको इस चीज के बारे में, राइट। लेकिन मुझे पता है, क्यों? क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं ना फोन को, इस वजह से। बोले हाँ सर, बात जो है वो समझ में आ गई। अब हुआ क्या, आप फोन को लेकर चले गए, जैसे आप घर पहुंचे 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपने देखा फोन की बैटरी है 10%, आपने नजर इधर करी, फिर से फोन देखा, बंद हो गया फोन। ओ ये क्या हो गया? आपने फोन को दोबारा चार्ज पे लगाया, दोबारा चार्ज पे लगा, फुल चार्ज किया आपने, 100% आपने चार्ज किया। अब 100% से 10% पे आने के लिए 6 से 7 घंटे का टाइम जो है वो लगा। पूरा फोन आपने यूज किया, 6 से 7 घंटे मस्त यूज किया, आराम से आपकी बैटरी जो चली, स्मार्टफोन की बैटरी इतनी रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 10% पे जैसे ही आया, आपने देखा अच्छा 10% हो गया, इधर करके इधर किया, 0 हो गया भाई सब सीधा। हो
क्या ये डिफेक्ट के बारे में आप इमीडिएटली पता लगा सकते थे क्या, भले ही आपने फोन को कितनी बार भी पलट पलट के कैसे भी आपने देखा होगा? ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं लेटेंट वाला डिफेक्ट, ठीक है। और ऐसे डिफेक्ट के बारे में बताने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने पूछा सर फोन बेचो, मैं कहा कितने में? मैं कहा 20,000 में। सर क्या बात करो, ये वाला फोन 20,000 में बेचो, क्यों ऐसा? मैंने कहा इसमें एक बीमारी है। क्या बीमारी है? सो बीमारी है, राइट। अब मैंने आपको बता दिया, अब बताने के बाद में दिस इज नाउ योर डिसीजन कि आपको ये लेना है या आपको नहीं लेना है। आपने कहा अच्छा सर अगर ये बीमारी नहीं होती तो आप कितने में बेचते? मैं कहा 40,000 रुपए में है, उतने का वर्थ, 40,000 का वर्थ है, मैं कहा उतने में बेचता मैं, राइट। अब चूंकि ये बीमारी है इसी वजह से मैं 20,000 रुपए में क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। आपने उसको एग्री कर लिया, आपने ले लिया फोन, तो क्या बाद में ये बोल पाएंगे कि सर इसमें तो ये वाली बीमारी इसलिए मैं फोन को नहीं लूंगा? मैंने क्या बोला आपको, मैंने पहले ही बता दिया है कि फोन में सो बीमारी है, तो अगर आपको लेना होगा ले लीजिएगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो क्या आप ये कहेंगे कि आपने मेरे साथ में गलत किया? आंसर इज नो सर, राइट। चलिए, नाउ वेयर अ प्रोडक्ट हैज अ लेटेंट डिफेक्ट, मतलब द डिफेक्ट विच इज नॉट विजिबल बाय द ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन। मैकेनिकल इंस्पेक्शन करने से पता लग रहा होगा, वो अलग चीज होगी, ठीक है। ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन करने से पता नहीं लग रहा, उसे कहते हैं लेटेंट डिफेक्ट। एंड मुझे पता है इस चीज के बारे में, ऐसे नहीं कि मुझे भी नहीं पता, आई नो अबाउट इट, ठीक है। ही विल बी अंडर अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये समझ में आया? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार बोले ऐसा भी है कि साइलेंस जो है उसे ही स्पीच मान लिया जाएगा। कब की बात है? ऐसा भी है जब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको बोलना चाहिए, तो ऐसे केस में आपका जो कंडक्ट है उसे ही क्या मान लिया जाएगा, आपका कंसेंट जो है वो मान लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे लड़की वाले आए, लड़का देखने के लिए, ठीक है, सारी बातें हो गई, तो बोले रिश्ता मंजूर समझे, आप चुप बैठे, आपने मना नहीं किया। अरे भाई साहब बताओ ना, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बताओ ना वो चीज। नहीं सब बोले लड्डू बहुत स्वाद है, तो मैंने सोचा कि लड्डू पे फोकस किया जाए, मैंने लड्डू, अगर बोले मना कर दूं तो लड्डू खाने को नहीं मिलेगा, अजीब सा माहौल वहां पे हो जाएगा। आपने कहा कि लड्डू खाते, बोले आपने ना हाँ बोला ना फिर ना बोला। फिर उसके बाद में ठीक है बोले एक काम करते हैं, शादी की डेट फिक्स करते हैं 28 जुलाई, राइट। आप उसमें भी कुछ नहीं बोले, और 28 जुलाई को जब शादी वाला दिन था आप वहां पे पहुंचे नहीं। क्या ये चलेगा क्या? आंसर इज नो सर। आप क्या कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? अरे भाई सब साइलेंस थे, आपका वहां साइलेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था अगर वहां पे आप चुप थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंसेंट वहां पे अपना दे दिया था। गॉट द पॉइंट? Sometimes keeping silence may also give an impression of the existence of the certain fact. In such a case, silence is in itself is equivalent to speech. ये समझ में आया? बोले ठीक है, लेकिन ध्यान से सर, अगर आप फ्रॉड करते हैं, अगर आप साइलेंट रहते हैं वहां पर जहां आपकी ड्यूटी थी बोलने की, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या होगा? सर, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है उसके पास में ये ऑप्शन है कि चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, यहीं पे ही खारिज कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इंसिस्टिंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी बोला जा सकता है। बोले मेरे साथ में गलत हुआ, आपने फोन मेरे को गलत दिया, बोले ठीक है मुझे ये ठीक करके चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर सकता है, या तो ठीक करके दो, या फिर दूसरा इसी कंपनी का फोन मुझे चाहिए जो इतने ही टाइम चला हुआ रहेगा और मुझे फोन चाहिए भाई साहब, ऐसा भी सामने वाला बोल सकता है। तीसरा सर रेस्टिट्यूशन की बात भी कर सकता है, एक काम करो सर ये पकड़ो आपका फोन, मुझे मेरा 20,000 रुपए जो है वो दे दो, और या फिर जो नुकसान उसका हुआ होगा उसके क्लेम की बात भी कर सकता। सर ये नहीं समझा, मतलब ध्यान से, घोड़े वाला एग्जांपल, ए को पता है कि सांप ने उसको डस लिया, ठीक है, किसको? घोड़े को, और ये बात आपने बी को नहीं बताई। बी उसी घोड़े को लेके रेस के मैदान में पहुंच गया, वहां पे घोड़े को दौड़ाने लग गया, अब घोड़ा बीच में ही मर गया भाई साहब, या बीच में ही थक गया, वहीं पे ही बैठ गया घोड़ा, राइट। नुकसान हो गया बी का। अगर बी का घोड़ा जीत जाता या अच्छे से परफॉर्म करता तो उसको पैसा मिलता था, राइट, लेकिन वो बीच में क्या हो गया, थक के वहां पे बैठ गया। अब ऐसे केस में अगर मान लो 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000 का नुकसान हो गया, तो बी क्या बोलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने तेरे को 50,000 रुपए दिया था वो मुझे रिस्टोर कर दे। दूसरी बात ये, अगर तू मुझे बता देता कि सांप ने उसको डसा है तो मैं आज की रेस में इसको लगाता ही नहीं, बोले भाई साहब, राइट। इसकी वजह से मेरा 2.5 लाख रुपीस का नुकसान हो गया, उसकी भी भरपाई कौन करके देगा? तू करके देगा।
ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। लेकिन एक्सेप्शन, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर सामने वाला बंदा नहीं बोल रहा है तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो बोले वॉइडेबल नहीं रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल नहीं होगा इन 5 केसेस के अंदर। सर कौन से केस? सबसे पहली बात सर बोले आपके पास, यानी कि जो अपने आप को बोल रहा हाय मेरे साथ धोखा हो गया, हाय मेरे साथ धोखा हो गया, आपके पास में साधन थे जहां आप ये डिस्कवर कर सकते थे ऑर्डिनरी डिलीजेंस करके, यानी कि ऑर्डिनरी चेक करके कि वहां पे जो चीज आपको दी जा रही है उसमें डिफेक्ट है या नहीं है। एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द फोन। आपने फोन के बारे में पूछा सर कितने में बेच रहे हो, मैंने कहा 20,000 रुपए में। आपने कहा स्क्रैच वगैरह है क्या, मैं कहा नहीं कोई स्क्रैच नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से सिर्फ कवर को हटा के आपने देखा होता तो शायद आपको स्क्रैच वगैरह जो है वो दिख जाते। आपने कवर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में हटाया, आपको स्क्रैच दिखाई दे दिए, और आपने क्या बोला सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया। क्या फ्रॉड हो गया भाई साहब? अगर तुम नॉर्मली ये हटा के देखते थे आपको समझ में आ जाता वहां पे स्क्रैच वगैरह है करके। मेरे हिसाब से दैट इज नॉट अ स्क्रैच, इतने तो हर चीज पे आते हैं। समझ में आया? अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपके साथ में क्या हुआ है, धोखाधड़ी, पहली बात। दूसरी बात, अ फ्रॉड विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट ऑफ द पार्टी। मैंने आपको फोन के बारे में सब झूठ बोल दिया है। फोन जो है स्क्रैच भरा पड़ा था, मैंने बोला नहीं स्क्रैच नहीं। दूसरा, फोन की बैटरी जो है एकदम लुल हुई पड़ी थी, मैंने कहा नहीं नहीं बैटरी एक नंबर है, बोले ठीक है। लेकिन आपने कहा अच्छा सर नहीं ना, अगर बोले 15,000 में देते तो शायद मैं ले लेता, 11,000 रुपए में देते तो शायद मैं ले लेता, बोले ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपने घर मैं मेरे घर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, where the party after becoming aware of the fraud affirm or ratify the contract। सर आपको फोन के बारे में जानकारी है, आप जानते हो कि अगर मैं ये वाले फोन के बारे में बात करूं तो 40,000 रुपए के नीचे सेकेंड हैंड फोन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको वो चीज के बारे में बाद में पता चला, उसके बावजूद आपने कहा कि यार अगर बैटरी नहीं भी है ढंग की तो 5 या 6,000 रुपए कम लगा लो, 5 या फिर 6,000 रुपए कम लगा लो। यहां तो बोले फिर भी मेरे को 20,000 रुपए में फोन मिल गया है, 30,000 रुपए की चीज मेरे को 20,000 में मिल रही है, ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, बोले राइट। फोन करके आपने मेरे को बताया कि सर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है, फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं सर, आपने दिया है, आपने सोच समझ के ही दिया होगा, मैं रख लेता हूं, बोले अफर्म कर रहा है, रेटिफाई कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी फिर भी है वो चीज के अंदर। तो जब आपने एग्री ही कर लिया, कहते हैं ना कि जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कराऊंगा, बोले इसने मेरे साथ फ्रॉड, फिर भी बोले क्या प्यार हो गया, बोले मेरे को इसके साथ में, हो गई बात खत्म। समझा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द राइट ऑफ रेसिजन कैन बी क्लेम्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये ध्यान से, आपको डिफेक्ट के बारे में पता चला, तो जब आपको डिफेक्ट के बारे में पता चला है आप क्या करोगे, उसके 1 घंटे के बाद, उसके 1 दिन के बाद, उसके 2 दिन के बाद आप बता दोगे, ठीक है। 1 महीने के बाद फोन, सर 1 महीने पहले मैंने आपसे फोन लिया था याद है, बोले हाँ उसमें डिफेक्ट था सर, तो मैं क्या करूं? 1 महीने के बाद फोन करके बता रहे हो, नहीं चलेगा ये चीज के बारे में। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो बोले इफ अ थर्ड पार्टी एक्वायर द राइट और द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ वैल्यू एंड इन द गुड फेथ। ये इंपॉर्टेंट चीज, सो आपने क्या किया, आपने मुझसे फोन परचेज किया, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, 20,000 रुपीज मुझे पे कर दिए। फोन परचेज करने के बाद में आपको ये पता चला कि फोन में डिफेक्ट है। परचेज करने के बाद में आपको ये पता चला कि फोन में क्या है, डिफेक्ट है, लेकिन आपने मुझे बताने के पहले ये फोन को क्या किया, सी को बेचा। सी कौन है? थर्ड पार्टी है सर, और वो बंदा किस में काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, थर्ड पार्टी को बेचने की कोशिश करी और थर्ड पार्टी से आपने पैसा जो है वो ले भी लिया। तो क्या आप मुझे ये बोल पाओगे कि सर आपने मेरे साथ फ्रॉड किया करके? आंसर इज नो सर, क्योंकि आपने यही वाली चीज किसी और को बेच दी है। अब वो बंदा ये प्रॉपर्टी वापस करने वाला नहीं है, सामने वाला गुड फेथ में वहां पे काम कर रहा, वो आपके साथ में ये चीज में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर वो मेरे साथ में ये चीज में इन्वॉल्व नहीं है। ये समझ में आए? तो ध्यान से, इफ अ थर्ड पार्टी एक्वायर्स द राइट और द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वैल्यू, पैसा दिया उसने, वैसा फोकट में नहीं ले रहा है,
आपको पैसा दिया है फॉर वैल्यू और सामने वाले बंदे को ये चीज के बारे में कुछ नहीं पता, वो गुड फेथ में काम कर रहा है भाई साहब, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे केस में क्या आप केस कर पाएंगे फ्रॉड वाला? आंसर इज नो सर, आप ये केस नहीं कर पाओगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। और इसका एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन जो है वो भी अपन यहां पे देख लेते हैं क्या कहता है। द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, एग्जाम्पल जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, कंटेन्ड एन अनट्रू स्टेटमेंट दैट डी वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी की मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था किसमें? प्रोस्पेक्टस के अंदर, कि डी नाम का बंदा जो है वो बोले कंपनी का क्या है? डायरेक्टर। सो कौन डी? मैं यहां पे एक बंदे के बारे में बात बताता हूं, ठीक है। एक तरफ डी, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी की बात की जा रही है, ठीक है, और एक तरफ डी मान लीजिए कि भूषण गांधी जी की बात की जा रही है। सर एक सेकंड, ये भूषण गांधी कौन है? पता नहीं कौन है, मेरे को भी नहीं पता कौन है, आपको भी नहीं पता कौन है। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आपको यह पता चले कि किसी कंपनी में मुकेश अंबानी जी जो हैं वो बड़े डायरेक्टर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसी कंपनी में आपका भरोसा जो है वो टिका रहेगा? यस और नो? आप इन्फ्लुएंस होंगे, हाँ या ना? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको यह पता चले कि किसी कंपनी में भूषण गांधी नाम का बंदा है, वो डायरेक्टर है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, मैं नहीं जानता कौन है ये, उसके बारे में ना मेरे को अच्छा पता है ना मेरे को बुरा पता, कौन है बोले ये बंदा, राइट? अब ये ध्यान से, सर अगर भूषण गांधी कंपनी में डायरेक्टर होता है या नहीं होता है उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मेरे को नहीं पड़ रहा सर, ये समझ में आया? और दूसरी बात, आपको इस चीज के बारे में पता है कि नहीं है, कि मतलब कौन है भूषण गांधी, और उसके बारे में प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ भी है, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो सर, गॉट द पॉइंट। तो ये ध्यान से सुनिएगा सर, प्रोस्पेक्टस में अगर झूठ बोला गया है तो सवाल ये आता है किसके बारे में झूठ बोला गया है, और जिसके बारे में बोला गया क्या आप उसके बारे में नॉलेज रखते हो क्या? राइट? तो ध्यान से देखिए क्या कहता है, द प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी कंटेन्ड एन अनट्रू स्टेटमेंट, मतलब झूठ बोला हुआ था कि डी नाम का बंदा जो है वो कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये स्टेटमेंट नहीं है, पूरे प्रोस्पेक्टस के फेथ पे ए ने क्या किया? कंपनी में शेयर्स परचेस कर लिए, बट ही हैड नेवर हर्ड ऑफ डी। अब भूषण गांधी कौन है कभी सुना ही नहीं आपने, ठीक है। ऑन डिस्कवरिंग दैट डी वॉज नॉट द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? भूषण गांधी कौन है कौन नहीं है, अच्छा है बुरा है, क्वालिटीज उसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स उसके क्या, उसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है भाई साहब, राइट? लेकिन बाद में आपको पता चला कि डी वॉज नॉट द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ए वॉन्टेड टू क्लेम द डैमेज। ए ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, पहले तो आपने बताया कि भूषण गांधी आपकी कंपनी का क्या है? डायरेक्टर है, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं वो है ही नहीं, बोले राइट? मेरे को बोले क्या चाहिए? मेरा नुकसान हो गया, मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए, प्लस जो पैसा मैंने आपके पास में 1 महीने के लिए 4 महीने के लिए रखा, मुझे उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए। डैमेज क्लेम कर रहा है, कर सकता है क्या? आंसर इज नो सर। क्यों नहीं? ध्यान से देखिए, A's claim was dismissed. In this case, the untrue statement had not induced A to buy the shares. Since A had never heard of D, the statement was therefore immaterial from his point of view. इस स्टेटमेंट का आपके लिए कोई मतलब था ही नहीं भाई साहब। अगर आप डी को जानते कि डी कौन है और आपको उसकी क्वालिटीज के बारे में पता था कि अच्छा अगर ये बंदा है तो कंपनी ऊपर ही जाने वाली है, और बाद में आपको पता चले कि वो बंदे के बारे में झूठ बताया गया था, तो आप बोल सकते कि मेरे साथ में क्या हुआ? गलत हुआ। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इसके अलावा बोलने का आपके पास में चांस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट? चलिए सर, तो अल्टीमेटली ये हुआ किसके बारे में? फ्रॉड के बारे में। और क्या बताएंगे सर फ्रॉड के बारे में? ध्यान से, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में यहां पे बात करूं तो वैसे डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर किसमें? 17 के अंदर। लेकिन ध्यान से सर बोले कह सकते हैं सबसे पहली बात, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, या फिर और stating any statement as true
which you believe not to be true, with an intention to defraud द अदर पार्टी, उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोले फ्रॉड कहा जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है सर। और फिर उसके बाद में अपन ने एक बात और भी पढ़ी थी कि सर अगर मैं जनरली बात करूं तो जनरली साइलेंस इज नॉट इक्वल्स टू फ्रॉड। अगर बोले जनरली आप बात करोगे तो साइलेंस क्या नहीं भाई साहब, साइलेंस बोले फ्रॉड नहीं है। कब तक? अनलेस इट इज ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है। एंड सर बोले ड्यूटी टू स्पीक जो है वो कौन से केसेस में रहेगी, तो ध्यान से भाई साहब इसके लिए फिर आप एक काम क्या करेंगे कि लंबा चौड़ा पूरा का पूरा यहां पे बनाओगे। सबसे पहले आप यहां पे बताएंगे कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वाले जो भी रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि अपन ने 5 चीजों के बारे में बात की थी। सबसे पहला इंश्योरेंस वाला, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तीसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला, चौथा मैरिज वाला और पांचवा फैमिली सेटलमेंट वाला। ठीक है, तो उसके बारे में आप यहां पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड वाले के बारे में बात करूं तो कह सकते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो गारंटी। फिर इसके बारे में अगर बात करेंगे तो एनीथिंग स्टेटेड बाय लॉ। ठीक है, लॉ में लिखा हुआ था बोलिए वो चीज के बारे में कि आपको उसके बारे में क्या करना है, सच बताना। ठीक है, या फिर थिंग्स चेंज्ड बिफोर कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और क्या था भाई साहब, कस्टम एंड यूसेज और लेटेंट डिफेक्ट। कस्टम एंड यूसेजेस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको थोड़ा लंबा लेके अपन यहां पे लिख देते हैं, लेटेंट डिफेक्ट। राइट, तो ये पूरा अपन यहां पे बना सकते हैं और इसको आप क्या करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इसके बारे में जो भी चीज आपको लिखनी है वो आप सिंपली यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले ये इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप ये एरो बना के उबेरिमी फिडी, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप, फिर गारंटी, फिर उसके बाद में एनीथिंग स्टेटेड बाय लॉ और रिक्वायर्ड बाय द लॉ, फिर उसके बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के पहले कोई भी चेंज आता है तो वो, फिर उसके बाद कस्टम एंड यूसेज एंड फिर लेटेंट वाले डिफेक्ट्स। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो ये लिखेंगे आप। फिर उसके बाद ब्रेक के बाद में अपन अगले 2 टॉपिक्स की बात करते हैं। एक रहेगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होगा आपका मिस्टेक्स। राइट, डन।